तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ यह होली का पावन त्यौहार आप अपने परिवार के साथ खूब धूमधाम से मनाओ और जो आने वाली होली है वो किसी सरकारी विभाग में मनाओ, खुशी से चयनित होकर। ठीक है दोस्तों, यही मेरी आपसे आप लोगों को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज, जिसमें हम टिहरी गढ़वाल जिले को पढ़ रहे थे। मैंने टिहरी गढ़वाल जिले के लगभग आपको 3 पार्ट करवा लिए थे और आज टिहरी गढ़वाल जिले का चौथा पार्ट है। और कल टिहरी गढ़वाल जिले की एक लास्ट क्लास आएगी, जिसमें हम टिहरी के महान व्यक्तित्व, जो फेमस फेमस पर्सनैलिटी है टिहरी में, उनके बारे में बात करेंगे। और आज जो हेडिंग वाली क्लासेस है वो आपकी लास्ट होंगी। तो आज हम टिहरी जिले में जो फेमस फेमस मंदिर है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की पहली हेडिंग है टिहरी गढ़वाल के प्रमुख मंदिर। टिहरी गढ़वाल के प्रमुख मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं टिहरी गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों में। अगर हम पहले मंदिर की बात करें तो आप सभी जानते हो यहाँ पर स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर है जो शक वंश के निवास की पुष्टि करते हैं उत्तराखंड में। तो मैं एक वीडियो में आपको सभी सूर्य मंदिर पढ़वा दूंगा उत्तराखंड के, लेकिन जो अभी टिहरी में जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ये पलेठी का सूर्य मंदिर है, ये सबसे पहले तो 6वीं 7वीं शताब्दी का मंदिर है। कब का मंदिर है ये? 6वीं या 7वीं सदी का मंदिर। 6वीं 7वीं सदी का मंदिर है। अगर दोस्तों इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये है देवप्रयाग में एक जगह है हिंडोला खाल। हिंडोला खाल। हिंडोला खाल। ठीक है, देवप्रयाग में एक जगह है हिंडोला खाल, जो कहाँ पड़ती है? जो अपने टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थित है। वो माना जाता है कि जो इस मंदिर की स्थापना है वो की थी सर किसने? कल्याण वर्मन नामक राजा ने। कल्याण वर्मन नामक राजा ने यहाँ की थी मंदिर की स्थापना की थी। और इम्पोर्टेंट इस चीज को याद रखना, यहाँ से जो लेख मिले हैं, लेख लेख मिले हैं यहाँ से, एक तो कल्याण वर्मन और आदि वर्मन, इन दोनों का ब्राह्मी लिपि का लेख मिला है। किनका लेख मिला है? कल्याण वर्मन। कल्याण कल्याण वर्मन और आदि वर्मन प्लस आदि वर्मन। कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का क्या मिला है? लेख मिला है। और किस लिपि का है सर? ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि का लेख मिला है इन दोनों का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जरूर ध्यान रखना। दोस्तों, अगर इसकी शैली की बात की जाए, देखो आपको पता है कि मंदिरों की शैलियाँ बहुत पेपरों में पूछी जाती है। आपने पटवारी का पेपर दिया होगा, उसमें आया था क्वेश्चन की लाख मंडल किस शैली में बना है? तो नागर शैली है। बहुत पेपरों में आ चुके हैं शैलियों से संबंधित प्रश्न है, तो आपको शैली भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जैसे मजियाली का सूर्य मंदिर है, पुष्पक शैली में बना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो आपकी फासणा शैली में है। फासणा शैली। ठीक है, फासणा शैली में यह मंदिर निर्मित है। फासणा शैली में, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर जो पूरे उत्तराखंड में जो सूर्य मंदिर है उनमें जो सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है वो यही पलेठी का सूर्य मंदिर है। तो आपने एक पॉइंट और लिखनी है कि पूरे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, पूरे या समस्त उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, प्राचीन सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो देवप्रयाग के हिंडोला खाल टिहरी में कल्याण वर्मन ने बनाया था। फासणा शैली में निर्मित है। कल्याण वर्मन आदि वर्मन के लेख मिले हैं। उत्तराखंड के सभी सूर्य मंदिरों में जो सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है वो पलेठी का सूर्य मंदिर है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे मंदिर में टिहरी के। और जो दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग होगी हमारी
दूसरी हेडिंग होगी हमारी, आपने एक लाइन सुनी है, इंस्टाग्राम रील्स में भी देखते होंगे आप, पक्का सुना होगा आपने कि स्वर्ग कहो या सुरकंडा, एक ही बात है। आपने फोटो देखे होंगी या जो लोग गए होंगे, बहुत मनमोहक मंदिर है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, प्राकृतिक, बहुत अच्छा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो जो मंदिर है, स्वर्ग कहो या सुरकंडा, बात एक ही है, सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा देवी मंदिर भी आपका टिहरी गढ़वाल जिले में है। ठीक है, लोकेशन बोली जाए तो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगर बात की जाए कि कौन से पर्वत में स्थित है, तो सर आप सभी जानते हो कि सूरकूट पर्वत पर स्थित है, सूरकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें हम, सूरकूट हो गए हैं, तो सूरकूट, सूरकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि ये जो सूरकूट पर्वत है किस हिमालय में है, आपको जब मैं उत्तराखंड का मतलब भौगोलिक विभाजन पढ़ाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य या लघु तो एक ही होता है, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, गंगा का मैदान, तराई, भाबर, सब क्षेत्र पढ़ाऊंगा मैं। तो उसमें देखो जो ये सूरकूट पर्वत है ना, ये हमारे लघु हिमालय, लघु हिमालय या लघु हिमालय, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं ना, मध्य हिमालय वाले रीजन में पड़ता है जो सुरकूट पर्वत है। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर। अगर यहीं पर बात करें कि जो यहाँ पे पुजारी होते हैं, जो ये सुरकंडा मंदिर है, यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो पुजारी कौन होते हैं, वो होते हैं सर लेखवार, लेखवार ब्राह्मण, लेखवार ब्राह्मण। जैसे वो केदारनाथ में, बद्रीनाथ में नंबूदरी ब्राह्मण, जंगम ब्राह्मण, ये वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे कौन होते हैं, लेखवार ब्राह्मण यहाँ क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। अगर यहीं पर बात करें कि यहाँ पर मेला, देखो यहाँ पर जो मेला लगता है, एक मेला लगता है गंगा दशहरा को, क्या लगता है, गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है, विशाल मेला लगता है, गंगा दशहरा को यहाँ क्या लगता है, विशाल मेला लगता है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें हम, जो ये मंदिर है, जो हमारी माता सती है, तो माता सती का शक्तिपीठ है ये। ठीक है, किसका शक्तिपीठ है, माता सती का, माता सती, माता सती का क्या है, शक्तिपीठ है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, जो यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद मिलता है ना मंदिरों में, तो जो प्रसाद मिलता है, यहाँ पे मिलता है रसो, रौसली की पत्तियां, रौसली, रौसली की पत्तियों का क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। ठीक है, तो किस मंदिर में रौसली की पत्तियों का प्रसाद मिलता है, तो सुरकंडा देवी मंदिर। और गंगा दशहरा को यहाँ क्या लगता है, एक भव्य मेला लगता है। अगर बात करें अगले मंदिर में, तो आपको एक चीज याद होगी, जिस मंदिर का नाम है चंद्र बदनी, चंद्र बदनी मंदिर। ठीक है, तो चंद्र बदनी मंदिर भी कहाँ है, टिहरी में। अब दोस्तों, इस मंदिर को बताने से पहले मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूँ, इसको आपने क्या करना है, नोट करना है। एक है चंद्रबनी मंदिर, चंद्रबनी मंदिर। ठीक है, अब दोस्तों ये चंद्रबदनी मंदिर है, जो ये चंद्रबनी मंदिर है, यह है सर हमारा देहरादून में। ठीक है, अब देखो ये है चंद्रबदनी और ये है चंद्रबनी, तो चंद्रबनी मंदिर है देहरादून में, जबकि चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी में। ठीक है, नाम एक जैसे हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और ये जो चंद्रबनी मंदिर है, इसी के समीप एक कुंड है, गौतम कुंड, गौतम कुंड। ठीक है, ये जो पेपरों में आ चुका है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रबनी मंदिर देहरादून में है, जबकि चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में है। ठीक है सर, और आपको याद रखना है कि किस पर्वत पर है, ये पर्वत है चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, चंद्रकूट पर्वत, चंद्रकूट पर्वत पर क्या है, स्थित है चंद्रबदनी मंदिर। अगर यहीं पर हम बात करें तो तो ये भी क्या है, माता सती का शक्तिपीठ है, माता सती, माता सती का शक्तिपीठ है। अखंड प्रज्वलित, अखंड ज्योत यहाँ पर क्या होती है, प्रज्वलित होती है हमेशा। ठीक है, अब देखो जो ये चंद्रबदनी मंदिर है, इस चंद्रबदनी मंदिर को, इस चंद्रबदनी मंदिर को सर स्कंद पुराण में, स्कंद
स्कंद पुराण में इस मंदिर को एक नाम से जाना गया है, जिसका नाम है भुवनेश्वरी पीठ। तो स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को किस नाम से जाना गया है? भुवनेश्वरी पीठ। ठीक है, स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ के नाम से चंद्रबदनी मंदिर को बोला गया है। यहीं पर प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है, ये चीज आपको ध्यान होगे। ठीक है, अब देखो जो ये चंद्रबदनी मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर में चंद्रबदनी मंदिर में चंद्रबदनी मंदिर में एक संत आए थे। कहाँ से? केरल से। केरल से केरल से एक संत आए थे। केरल से संत, ठीक है, एक संत आए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्वामी स्वामी मनमत। स्वामी मनमत आए थे केरल से। और कब आए थे सर? आए थे 1964 में। ठीक है, 1964 में केरल से एक संत आए थे जिनका नाम है स्वामी मनमत जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो चंद्रबदनी मंदिर है, यहाँ से क्या किया था? पशु बलि प्रथा बंद की थी। पशु बलि प्रथा क्या की थी? बंद की थी। पशु बलि प्रथा को बंद किया था इन्होंने। किन्होंने? स्वामी मनमत जी ने। कब किया था? 1969 में। 1969 में स्वामी मनमत जी ने चंद्रबदनी मंदिर से क्या किया था? पशु बलि प्रथा को बंद किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये चीज लिखी है कि भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है चंद्रबदनी मंदिर को, लेकिन आपने एक चीज और याद रखनी है। वो याद क्या है? कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई? तो भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी महिला आश्रम भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई? तो सर आपका आंसर होगा कि कब हुई? सर 1977 में हुई। कब हुई? 1977 में हुई। और टिहरी में एक जगह है अंजनी सैण। अंजनी सैण। तो अंजनी सैण में 1977 में कहाँ हुई? भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना हुई। और जो ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, इसका जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य, ठीक है, ध्येय वाक्य है, वो क्या है? वो है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। ठीक है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल समाज और खुशहाल परिवार। ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना 1977 में हुई, अंजनी सैण टिहरी में हुई। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले मंदिर में, जिस मंदिर का नाम है, आप सबको पहले से भी पता है इस मंदिर के बारे में। जिस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है सेम मुखेम नागराजा मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? सेम मुखेम सेम मुखेम नागराजा मंदिर। नागराजा मंदिर। सेम मुखेम नागराजा मंदिर भी कहाँ है आपका? सर टिहरी में है। ठीक है, मुखेम गांव में है। जो यहाँ पे कृष्ण भगवान है वो नागराज के रूप में रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया पहले भी। तो अब वन लाइनर आपको मैंने ये भी बताया था, क्या वो कौन सा जो देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, उसके बारे में भी पहले बता दिया था मैंने। कुंजापुरी मंदिर है एक। एक तो आपको पता है कौन सा? रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर, इसकी जानकारी मैंने जब आपको देव प्रयाग पढ़ाया था तब बता दिया था। इसकी डिटेल पीछे चेक कर लेना आप। ठीक है, कुंजापुरी मंदिर मैंने जब आपको नरेंद्र नगर पढ़ाया था उस टाइम भी पढ़ाया था कुंजापुरी मंदिर। ये भी मैंने पहले पढ़ाया था आपको। ठीक है, एक मंदिर और है यहाँ पे, रथी देवता मंदिर। रथी देवता मंदिर। रथी देवता मंदिर। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। एक मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बूढ़ा केदार बूढ़ा केदार मंदिर मैंने आपको बताया था ना पहले भी, कि बूढ़ा केदार मंदिर कहाँ है? बूढ़ा केदार मंदिर जहाँ पे बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है, यहीं पे बलिराज मेला लगता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, डिटेल्स आप एक साथ लिख लेना इनकी, मैंने पहले भी लिखा रखी है। अच्छा, एक ज्वालामुखी मंदिर भी बताया था मैंने आपको। ज्वाला ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर है। ठीक है, एक मंदिर और है जिस मंदिर का नाम क्या है? बाल खिलेश्वर मंदिर। बाल खिलेश्वर मंदिर। पिछली क्लासों में मैंने लिखा रखे हैं आपको, इसलिए मैं इनकी डिटेल्स नहीं लिखा रहा हूँ। वो तो एक साथ आ गए यहाँ पे नाम, तब बता रहा हूँ, है ना।
अच्छा, जो कुंजापुरी मंदिर है ना ये टिहरी में, इसके में शायद मैंने एक जानकारी नहीं लिखाई होगी कि जो कुंजापुरी मंदिर है, कुंजापुरी मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण पुजारी होते हैं जो, वो कौन होते हैं? वो होते हैं भंडारी राजपूत। कौन होते हैं पुजारी यहाँ पे? भंडारी, भंडारी राजपूत। पुजारी होते हैं यहाँ पे, कौन होते हैं? भंडारी राजपूत, कुंजापुरी मंदिर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे मंदिर है ना टिहरी के। मैंने इनकी आधे से ज़्यादा की डिटेल कहाँ लिखा दी थी, पहले लिखा दी थी, इसलिए आप वहाँ नोट कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी हेडिंग में। अगली हेडिंग है, आपने देखे होंगे कि वन आंदोलन। तो टिहरी में कुछ फेमस फेमस वन आंदोलन हुए। टिहरी के क्या, अब हम पढ़ेंगे वन आंदोलन। टिहरी के वन आंदोलनों के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, मेन मेन है ना। तो पहला वन आंदोलन लिखेंगे हम, रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन। सर, सबसे पहले तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था, वो हुआ था 1994 में। 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? सर, टिहरी में हुआ था। ठीक है सर, कौन थे इसके प्रणेता या कौन थे इसके सूत्रपात करता, कौन थे इसके कर्ता धर्ता? तो प्रणेता थे इसके सुरेश भाई। सुरेश भाई, इनका नाम है सुरेश भाई। अब सर, कारण क्या है इसका? वाय, कारण, कारण क्या है इसका? इस आंदोलन का कारण है जो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हो रही थी, उसके विरुद्ध हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, तो कारण क्या है? कारण में लिखोगे आप, टिहरी, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध, पेड़ों की, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध हुआ था ये। और कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और कौन थे इसके प्रणेता? सुरेश भाई। ठीक है, पहला आंदोलन हुआ खत्म। अब दूसरे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से पता भी है इसके बारे में, जिसका नाम है तिलाड़ी, तिलाड़ी कांड। इसी को ही हम रवाई कांड भी बोलते हैं, रवाई कांड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का जलियां वाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये तीन नाम है इसके, कि तिलाड़ी कांड भी इसी को बोलते हैं, रवाई कांड भी इसी को बोलते हैं, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी इसी को बोलते हैं, इस कांड को। ठीक है सर, कब हुआ था? ये हुआ था सर 30 मई, 30 मई 1930 को। ठीक है, अब देखो, इस समय जब ये 30 मई 1930 को हुआ था, तो इस समय जो टिहरी के नरेश थे, जो टिहरी के राजा थे, वो कौन थे? वो थे सर नरेंद्र शाह। यूरोप की यात्रा में गए थे उस टाइम में नरेंद्र शाह। ठीक है, टिहरी नरेश राजा कौन थे? टिहरी नरेश नरेंद्र शाह। सर, क्यों हुआ? कारण क्यों हुआ? तो इसमें जो किसानों की भूमि थी, हम लोगों की भूमि थी, इसको क्या बोला? बोले वन भूमि है, जंगलात की जमीन करने के विरोध में। तो ठीक है, कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि जो किसानों की भूमि है, किसानों की भूमि को, किसानों की भूमि को वन भूमि घोषित करने के विरोध में, किसानों की भूमि को वन भूमि, वन भूमि करने के विरोध में हुआ था, करने के विरोध में हुआ, विरोध में हुआ। अब लोगों ने किया यहाँ क्या? आंदोलन। और एक आदमी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चक्रधर जुयाल। दीवान थे कौन? चक्रधर, चक्रधर जुयाल। और इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने गोली चलाने के आदेश दे दिए लोगों पे, गोली चलाने के आदेश, के आदेश। इस आदमी ने लोगों पे गोली चलाने के आदेश दे दिए और बहुत सारे लोगों की क्या हो गई? हत्या हो गई, लोग मारे गए। और इस आदमी, ये जो चक्रधर जुयाल है, इसको, इनको कहा जाता है क्या? उत्तराखंड का जनरल डायर। इसको बोला जाता है उत्तराखंड का जनरल डायर, जनरल डायर। इस जनरल डायर ने भी वहाँ गोली चलाने के आदेश दिए थे ना, कहाँ?
13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग अमृतसर में हत्याकांड हुआ था, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे। सेम ऐसे ही चक्रधर जुयाल ने यहाँ गोली चलाने के आदेश आदेश दिए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल डायर। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड याद रखना। अगला जो आंदोलन है, उस आंदोलन का ये वन लाइनर तौर पर याद रखना, इस आंदोलन का नाम है खास पट्टी आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन। तो खास पट्टी वन आंदोलन, तो खास पट्टी वन आंदोलन भी कहाँ हुआ? ये भी सर आपका टिहरी में हुआ। सर कब हुआ? इसकी डेट आती है 1906-7। 1906-7, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना बस। एक अगला आंदोलन है जिसका आंदोलन का नाम है कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन। तो जो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1903 और 1904 में। ठीक है, ये भी वही हुआ था, कहाँ? टिहरी में हुआ था। और जो इस समय टिहरी के राजा थे वो कौन थे? वो थे सर कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के समय। ठीक है, अब क्या हुआ? टैक्स बढ़ाने के विरोध में। कारण क्या था इसका? इसका कारण था कि जो ये राजा लोग थे ये क्या कर रहे थे? टैक्स बढ़ा रहे थे, या कर कर बढ़ाने के विरोध में। कर बढ़ाने के विरोध में। कर बढ़ाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। अमर सिंह। अमर सिंह नाम के एक आदमी ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। तो ठीक है, आपको ये आंदोलन याद रखने, डेटे याद रखनी है, कहानी आपको याद रहे चाहे ना रहे, फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं भाई। जो हुए थे तो हुए थे, बस सिंपल है, आप याद करो इनको। ठीक है, ये है मंदिर के बारे में, आंदोलनों के बारे में, यहाँ पे हमने ये चर्चा कर ली। अच्छा, अब अगली हेडिंग डालते हैं हम इसमें। अगली हेडिंग डालेंगे हम इसमें जौनपुर की प्रथाएं। देखो, ये प्रथाएं बहुत पेपरों में आती हैं और आपने ये क्या करनी है? याद करनी है। जो टिहरी से ये सटा हुआ क्षेत्र है, जौनपुर वाला, वहीं पे क्या होता है? वहीं पे ये प्रथाएं चलती है, हमारे रीति रिवाज चलते हैं। आपको पता है, कुछ अच्छी प्रथाएं हैं, कुछ कुप्रथाएं भी हैं। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। याद रखना आपने। अब लिखो हेडिंग जौनपुर की प्रथाएं। जौनपुर की प्रथाएं। ठीक है, मात प्रथा होती है, आपको पता है पेपरों में आता है। एक वो ज्वाड़ प्रथा 2-3 बार पेपरों में आ गया है ना? तो आपको क्या करना है? ये याद रखना है। तो जौनपुर की प्रथाओं में हम पहली हेडिंग डालेंगे, और पहला हेडिंग है इसमें, जिस प्रथा का नाम है क्या? इस प्रथा का नाम है क्या बोलते हैं उसको? ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ प्रथा। अब देखो, ये ज्वाड़ प्रथा का जो संबंध है वो किससे है? सिंपल, आपने याद रखना है, स्त्री धन से। ठीक है, स्त्री धन से, या आप बोल सकते हो कि महिलाओं के आर्थिक अधिकार से। महिलाओं के आर्थिक आर्थिक अधिकार से। महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है ज्वाड़ प्रथा। अगर दूसरी प्रथा की बात करें तो एक प्रथा है पड़ियाल प्रथा। पड़ियाल प्रथा। अब देखो सर, घर गांव में जैसे कोई काम होता है, किसी का कोई घर बन रहा है, तो हम जब लेंटर डालने जाते हैं ना, तो जरूरत पड़ती है ना उनको, सब वो आदमी बुलाते हैं। तो पड़ी से जरूरत, पड़ी से याद रखना, पड़ियाल प्रथा मतलब श्रमदान से संबंधित। तो पड़ियाल प्रथा का संबंध किससे है? श्रमदान से। ठीक है, जरूरत से, यह याद रखो, जरूरत। जरूरत। ठीक है, जरूरत से। तो पड़ियाल प्रथा का संबंध है श्रमदान से या जरूरत पड़ने से। अगली प्रथा है जिस प्रथा का नाम है मात प्रथा। और जो मात प्रथा है, इस मात प्रथा का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूरी से किस इस प्रथा का संबंध है? मात प्रथा। अगली प्रथा है जिस प्रथा का नाम है सल्टवाड़ा प्रथा। सल्टवाड़ा प्रथा। अब सल्टवाड़ा प्रथा क्या है सर? कि जैसे किसी आदमी का पुत्र हुआ, उसे बेटा बेटा हुआ ना, बेटे का जन्म हुआ उनके, तो क्या है कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात उस बेटे को मामा के घर ले जाना, ये क्या है? सल्टवाड़ा प्रथा।
तो आप लिखोगे कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात पुत्र प्राप्ति के पश्चात मामा के घर ले जाना। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति के पश्चात मामा के घर ले जाना, ये क्या है? ये हमारी सल्टवाड़ा प्रथा है। ठीक है, अब अगली प्रथा देखते हैं, जिस प्रथा का नाम है, पांचवी प्रथा है, और इस प्रथा का नाम है छूट प्रथा। छूट प्रथा। अब ये छूट प्रथा क्या है? ये है तलाक या विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद संबंधी महिला अधिकार से। महिला अधिकार से। ठीक है, महिलाओं के विवाह विच्छेद संबंधी या तलाक से संबंधी अधिकार से जो प्रथा है, उस प्रथा को बोलेंगे हम छूट प्रथा। एक प्रथा है बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि क्या है यह। जौन अब देखो, ये बहुपति मतलब ज्यादा पुरुषों से मतलब शादी उदी है ना, उससे संबंधित है। इसमें लिखोगे यह यह जौनपुर की यह जौनपुर की सबसे प्राचीन प्रथा है। सबसे प्राचीन प्रथा है। ठीक है, यह जौनपुर की सबसे प्राचीन प्रथा है। अगली प्रथा है ओडाल प्रथा। ओडाल प्रथा। ये ओडाल प्रथा तो आजकल सब जगह ही विख्यात हो रखी है। लड़की भगाकर विवाह करना। ठीक है, क्या है ये? लड़की भगाकर विवाह करना। लड़की भगाकर विवाह करना क्या है? ओडाल प्रथा। अगली प्रथा देखते हैं हम। अगली प्रथा है चोहेते प्रथा। चोहेते प्रथा, देखो याद करनी है भाई ये प्रथा है। ठीक है, चोहेते प्रथा क्या है? चोहेते प्रथा है कि खुशी के अवसर पर खुशी के अवसर पर विशेष संगीत बजाने की प्रथा। विशेष संगीत विशेष संगीत बजाने की प्रथा। विशेष संगीत बजाने की प्रथा। तो खुशी के अवसर पर विशेष संगीत बजाने की प्रथा को हम बोलेंगे चौहते प्रथा। जौनपुर की प्रथा है। ठीक है, अगली प्रथा देखते हैं हम यहाँ पे। अगली प्रथा है बुढ़ियात प्रथा। बुढ़ियात प्रथा। अगली प्रथा है बुढ़ियात प्रथा। अब क्या है सर बुढ़ियात प्रथा? बुढ़ियात प्रथा है कि रात भर जागर लगाने की प्रथा। रात भर जागर मन्नाड़ लगाने की प्रथा। तो रात भर जागर लगाने की प्रथा या मन्नाड़ लगाने की प्रथा क्या है? यह है बुढ़ियात प्रथा। अगली प्रथा देखते हैं यहीं पे हम। एक लास्ट प्रथा है, जिस प्रथा को बोलेंगे हम खलिक प्रथा। खलिक प्रथा। इससे रिलेटेड शायद एक वीडियो के पेपर में भी आई थी, उडवार या डडवार प्रथा ना, चेक करना उसको भी। तो निम्न इस पर ये प्रथा है कि के कामगारों निम्न वर्गों के कामगारों को अनाज या फसल पैदा होने पर को फसल पैदा होने पर फसल पैदा होने पर अनाज देने की प्रथा। अनाज देने की प्रथा। ठीक है, तो निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदा होने पर अनाज देने की प्रथा को हम बोलेंगे खलीक प्रथा। तो दोस्तों ये थी जौनपुर की प्रथाएं। आपको ये याद रखनी है, ज्वार प्रथा, पड़ियाल, मात, सल्टवाड़ा, छूट प्रथा, बहुपति प्रथा, ओडाल प्रथा, चौहते प्रथा, है ना। पाउस कर करके याद रख लेना इनको। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टिहरी जिले में, हमने टिहरी पढ़ा, टिहरी डैम ही ना पढ़ा तो ये क्या बात हुई, है ना। तो आज हम अपनी एक हेडिंग डालेंगे, जिस हेडिंग का नाम है टिहरी डैम। ठीक है, अब लिखोगे आप टिहरी डैम। देखो ये डैम बना, इससे फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है, बहुत विरोध भी होते हैं इसमें। तो आपने आप वो सब याद करने। सबसे पहले तो टिहरी डैम है एक कौन सा? काफर। काफर या आप बोल सकते हो कंक्रीट या मिट्टी से निर्मित डैम। काफर या कंक्रीट डैम या बांध। ठीक है, डैम या बांध। अब दोस्तों सबसे पहले तो जो टिहरी डैम का क्षेत्रफल है,
टिहरी डैम का जो क्षेत्रफल है सर, वो क्षेत्रफल है उसका कितना, 42 किलोमीटर स्क्वायर। 42 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। सर टिहरी डैम की ऊंचाई की बात करें, टिहरी डैम की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है। या आप प्रैक्टिस कर सेट करते होंगे और कई प्रैक्टिस सेटों में आपने देखा होगा कि टिहरी डैम की ऊंचाई उन्होंने फीट में दी होती है, 855 फीट। ठीक है। इसकी फीट में भी ऊंचाई याद रखना, 855 फीट या 260.5 मीटर। सर इसके डिजाइनर, इसके डिजाइनर डिजाइनर इसके डिजाइनर थे एक व्यक्ति जिनका नाम है जेम्स ब्रून, जेम्स ब्रून। ठीक है। ये तो थी सर इसकी बेसिक बेसिक जानकारी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, जो ये टिहरी डैम है ये भारत का ऑब्लिक जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इसका क्या है, सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा डैम। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप या भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, टिहरी डैम। सर यहाँ तक तो थी इसकी बेसिक बेसिक जानकारी। अब देखते हैं सर हम इसके क्या नाम, अब क्या देखेंगे हम इसके नाम। तो जो टिहरी डैम है दोस्तों, इसके नाम देखते हैं हम, इसके नाम। तो सर इसका एक नाम हमें देखने को मिलता है, उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। तो एक नाम है इसका स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। ठीक है। और जो ये नाम है इसका, ये ऑफिशियल नाम है, मतलब आधिकारिक नाम। ये कैसा नाम है इसका, ये नाम है इसका आधिकारिक, आधिकारिक नाम है इसका। ठीक है। अब दोस्तों ये स्वामी राम तीर्थ कौन थे, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, जल समाधि ली थी। ठीक है। भागीरथी और भिलंगना, इस भागीरथी नदी में यहाँ पे क्या ली थी इन्होंने, जल समाधि ली थी। तो इसी कारण क्या है, इस डैम का नाम क्या बन गया, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ठीक है। एक नाम और देखने को मिलता है, उस नाम का नाम है सुमन सागर, सुमन सागर। श्रीदेव सुमन भी का संबंध भी टिहरी जनपद से, उन्हीं के नाम पे इस बांध का नाम क्या रखा है, सुमन सागर। एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं राष्ट्र का गांव। क्या बोलते हैं, राष्ट्र का गांव। अब जो ये राष्ट्र का गांव है क्यों बोलते हैं इसे, इसका जो बहुत बड़ा आकार है ना उसके कारण, मतलब इसकी विशाल, विशाल होने के कारण, विशाल होने के कारण। ठीक है। तो विशाल होने के कारण इसको राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं अगले उसमें। अब देखो सर, ये तो थी इसकी बेसिक बेसिक जानकारी। अब देखो, अब जब ये बनाया होगा ना, इसका निर्माण हुआ हुआ होगा सबसे पहले, तो ऐसे ही तो नहीं बन जाता डैम, पहले मंजूरी लेते हैं फिर काम शुरू होता है ना, बहुत चीजें होती हैं। तो अब आपने एक पॉइंट लिखना है, क्या आपने लिखना है कि योजना आयोग ने टिहरी डैम को बनाने की मंजूरी 1972 में दी। तो क्वेश्चन आ सकता है ना आपके पास कि किस वर्ष योजना आयोग ने टिहरी डैम को बनाने की मंजूरी दी थी, तो 1972 में। तो लिखो आप, 1972 में योजना आयोग ने, योजना आयोग ने टिहरी डैम को बनाने की मंजूरी दी, टिहरी डैम को बनाने की मंजूरी दी। ठीक है, मंजूरी दी। अब देखो दोस्त, आप सभी को पता है जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और सर क्या हुआ था उस टाइम, ये उस टाइम तो ये योजना बनाता था, योजना आयोग देश के लिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, मतलब ना उनका निर्माण करना, एक हिसाब से थिंक करता था ये, है ना। अब तो आपको पता है कि इसकी जगह में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग करता है नहीं है काम, तो ये चीज आपको ध्यान होगी। तो योजना आयोग ने 1972 में टिहरी डैम को बनाने की मंजूरी दी। ठीक है। अब देखो, एक डेट आती है 1978। 1978 में, 1978 में क्या हुआ, 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उस समय उत्तराखंड तो था नहीं, 1978 की बात है ने, हम यूपी में ही तो थे उस टाइम। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने क्या किया, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने क्या किया,
टिहरी डैम को बनाने का काम शुरू किया। क्या किया? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 1978 में डैम बनाने का काम क्या किया? शुरू किया। डैम बनाने का कार्य शुरू किया। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा 1978 में टिहरी डैम को बनाने का काम क्या हुआ? शुरू हुआ। अब देखते हैं अगले उसमें। अब क्या हुआ? जो ये सिंचाई विभाग वाले थे उत्तर प्रदेश, थोड़ा स्लो स्पीड से काम कर रहे थे। ठीक है। अब स्लो स्पीड से काम करे तो सरकार ने बोला आप रहने दो, हम किसी दूसरी संस्था का गठन करते हैं, वो बनाएगी। तो उसके बाद एक संस्था है जिसका नाम है THDC। क्या नाम है? THDC। इस THDC का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है टिहरी हाइड्रो पावर टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन THDC की स्थापना हुई। टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988। तो ठीक है, THDC की स्थापना हुई 12 जुलाई 1988। इन्होंने क्या किया? इस THDC ने फरवरी 1989 से डैम बनाने का काम क्या किया? शुरू किया। दोबारा से डैम बनाने का काम शुरू। सबसे पहले तो देखो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग वाले बना रहे थे, उसके बाद ये कर रहे थे काम स्लो, सरकार ने बोला आप रहने दो, ये THDC वाले बनाएंगे। ठीक है। तो THDC ने 1989 में क्या किया? डैम बनाने का काम क्या किया? शुरू किया। ठीक है। अब देखो 1989 में, इससे पहले, अब मैं थोड़ा पहले ले जा रहा हूँ इसको। बात है कब की? बात है 1986 की। 1986 की क्या है? बात है 1986 की। आपको पता है हमारा एक मित्र राष्ट्र है जिसका नाम है रूस। 1986 में 1986 में क्या है? रूस के PM, रूस के प्रधानमंत्री कहाँ आए? भारत आए। और जो ये PM थे इनका नाम था मिखाइल मिखाइल गोरवाचो। ठीक है, अंग्रेजी नाम है, थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो 1986 में जो हमारा मित्र राष्ट्र है रूस, उसके प्रधानमंत्री भारत आते हैं। ठीक है। अब भारत आते हैं तो इन्होंने क्या किया? देखो प्रारंभ में आप एक जानकारी याद रख लो कि प्रारंभ में टिहरी डैम की जल विद्युत क्षमता ये कितनी थी? ये थी सर 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। ठीक है। अब जब ये रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल गोरबाचोव जी भारत आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया भारत के साथ क्या? समझौता। क्या किया? समझौता किया। और समझौता क्या किया? इन्होंने कहा हम आपको सहयोग करेंगे और आप जो ये टिहरी डैम बना रहे हो, 600 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है, इसको बढ़ाकर कर दो सर आप कितना? 2400 मेगावाट। 2400 मेगावाट। तो समझौता क्या हुआ कि 600 से बढ़ाकर कितना कर दो? 2400 मेगावाट कर दो। तो रूस के साथ जो इनका समझौता हुआ भारत और रूस का कि जो जल विद्युत क्षमता है इसको बढ़ा दो, 600 से बढ़ाकर 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता कर दो इसकी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ हो गया होगा क्लियर। ठीक है कि 1986 में रूस के साथ समझौता हुआ। अब देखो, अब जब टिहरी डैम बन गया तो क्या हुआ? टिहरी डैम को राष्ट्र को समर्पित, मतलब देश को बोल दे कि हाँ भाई बन गया, राष्ट्र को समर्पित मतलब सरकार को बोल दे कि हाँ फाइनल हो गया, राष्ट्र को समर्पित। टिहरी डैम को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आपको ये डेट याद रखनी है, 30 जुलाई 2006। 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को क्या कर दिया गया? समर्पित कर दिया गया। ठीक है। अब देखो सर उत्तराखंड को क्या फायदा होता है इससे? सर उत्तराखंड को टिहरी डैम से
टिहरी डैम से 12% 12% बिजली 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। ठीक है, रॉयल्टी के रूप में मिलती है, रूप में मिलती है। ठीक है, और बाकी सब बिजली कहाँ जाती है? और राज्यों में। ठीक है, तो उत्तराखंड को टिहरी डैम से कितने प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है? 12%। राष्ट्र को समर्पित कब हुआ? 30 जुलाई 2006 को। अब देखो, जो ये टिहरी डैम है ना, ये आपको पता है जो एक हमारी रेखा है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, एमसीटी रेखा ना, उसके इसी डैम के बीच से होकर गुजरती है। भूकंप के मतलब संवेदनशील एरिया में है ये डैम, तो इसको बनाने का विरोध भी होगा। बहुत बड़ी परियोजना है भाई, बहुत सारा नुकसान होता है। तो टिहरी डैम को बनाने के विरोध लिखेंगे हम। ठीक है, टिहरी, अब लिखेंगे हम टिहरी डैम को बनाने के विरोध। किस किस ने किया, मतलब इसका विरोध है ना। सबसे पहला विरोध अगर हम देखेंगे तो लिखो सबसे पहला विरोध, सबसे पहला विरोध। ठीक है, तो टिहरी डैम को बनाने का सबसे जो पहला विरोध किया था वो थी टिहरी की रानी। कौन थी टिहरी की रानी? टिहरी की रानी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह। तो टिहरी डैम को बनाने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो कमलेंदुमती शाह ने किया। ठीक है, अब ये जो कमलेंदुमती शाह है, आपको पता है ये क्या है? ये टिहरी की महिला सांसद भी रही है। महिला सांसद कहाँ की? टिहरी की। ठीक है, टिहरी की महिला सांसद भी रखी रही है। इनकी एक बुक थी, एक दो बुक है इनकी। क्या है? एक बुक का नाम तो है क्या? जीवन ज्योति। जीवन ज्योति। ठीक है, एक बुक है इनका माई माई इम्प्रेशन, माई इम्प्रेशन ऑन अमेरिका। माई इम्प्रेशन ऑन अमेरिका। इन्होंने क्या किया? टिहरी डैम को बनाने का सबसे पहला विरोध किया। ठीक है, अब देखते हैं हम फिर किसने किया विरोध। ठीक है, तो आपको पता है कि एक आदमी है जिनका नाम है विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल। देखो, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में भी करेंगे, जहाँ पे हम टिहरी के महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। अभी खाली मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूँ। एक आदमी है जिनका नाम है विद्यासागर नौटियाल जी, और इन्होंने क्या किया 1978 में? 1978 में क्या किया? बांध विरोधी समिति का गठन किया। बांध विरोधी, बांध विरोधी समिति का गठन, का गठन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बांध विरोधी समिति का गठन किया 1978 में। ठीक है, किसके लिए किया? बांध बनाने के विरोध में ना। बांध विरोधी मतलब बांध बनाने के विरोध में, बांध बनाने के विरोध में। तो बांध बनाने के विरोध में बांध विरोधी समिति का गठन किसने किया? विद्यासागर नौटियाल जी। इन्हीं को पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी खाली जो टिहरी से संबंधित है वो चीजें मैं लिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, एक व्यक्ति का और नाम आता है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है वीरेंद्र सकलानी जी। इनका नाम क्या है? वीरेंद्र सकलानी। वीरेंद्र सकलानी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने, वीरेंद्र सकलानी जी ने टिहरी बांध के विरोध में उच्च न्यायालय में क्या की थी? याचिका दायर की थी। इन्होंने क्या किया? 1979 में टिहरी बांध के विरोध में, टिहरी बांध के विरोध में उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, देखो न्यायालय शुद्धवर्तनी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, न्यायालय मतलब कर देना, न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, याचिका दायर की। अब ये याचिका क्या हुई? ये याचिका हो गई थी खारिज। कोर्ट ने नहीं माना इसको। ठीक है, याचिका हो गई खारिज। ठीक है, तो टिहरी बांध के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका किसके द्वारा दी गई? 1979 में वीरेंद्र सकलानी जी के द्वारा। ठीक है, अब एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम क्या है? आपको पता है, वेल नोन नाम है, वेल नोन पर्सनैलिटी है, जिनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा जी।
सुंदर लाल बहुगुणा। इनकी इनके बारे में भी हम अगली क्लास में अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम बांध के विरोध में देखेंगे, है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया 1991 में, 1991 में क्या की हड़ताल, हड़ताल कर दी इन्होंने कि बांध नहीं बनेगा बल, है ना। और कितने दिन की हड़ताल की इन्होंने, जो टिहरी डैम का काम था ना, काम 78 दिन तक रोक दिया, 78 दिन तक क्या किया, रोक दिया। 78 डेज तक क्या किया, दिन तक काम रोका, काम रोका। ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1991 में क्या की, हड़ताल की। क्या हड़ताल की इन्होंने, काम रोक दिया 78 दिन तक, बल काम डैम नहीं बनेगा। लेकिन भाई बाद में डैम बन ही गया। ठीक है। अब बन गया तो आपको पता है कि जो टिहरी डैम है ना, जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम, ये जो टिहरी डैम है, इसको बांध की क्षमता 3 भागों में बांटा गया है। टिहरी डैम को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब कैसे बांटा गया है सर, ये है 1000 मेगावाट प्लस 1000 मेगावाट प्लस 400 मेगावाट, ऐसे में है। ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो ये जो 1000 मेगावाट है ना, ये तो क्या है, यह टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। ये क्या है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है। और ये जो दूसरा 1000 वाट है, ये है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट। ये क्या है, टिहरी पंप स्टोरेज, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट। ठीक है। और जो ये 400 मेगावाट है ना, ये क्या है, ये कोटेश्वर बांध, ये इसी का भाग है, कोटेश्वर बांध। ठीक है। ये कोटेश्वर बांध है, इसी का पार्ट है ये। और जो ये कोटेश्वर बांध है, इसकी जो हाइट है, वो हाइट है इसकी 97.5 मीटर, क्या इसकी ऊंचाई है। ठीक है। एक हिस्सा इसी का हिस्सा है, किसका, टिहरी डैम का हिस्सा है। ठीक है। किसका, टिहरी डैम का क्या है, हिस्सा है। ठीक है। अब देखो सर, अब हम देखेंगे फाइनल, आज की अंतिम हेडिंग होगी कौन सी, इस हेडिंग का नाम है टिहरी की जल विद्युत परियोजनाएं, टिहरी की जल विद्युत परियोजनाएं। तो अगली हेडिंग डालोगे आप, टिहरी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, टिहरी की प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ठीक है। टिहरी की जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, पहली, पहली लिखो, आपको पता है ये तो टिहरी डैम तो आपने पढ़ी लिया ना, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना एक परियोजना ये है। ठीक है। यह उत्तराखंड की, अब देखो ये क्या लिखो यहाँ पे, यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, परियोजना है। हजार हजार 400 है ना, 1000 प्लस 1000 प्लस 400, है ना। अब अच्छा मैंने सब चीज बताई, लेकिन एक चीज तो बताई नहीं, किन किन नदियों पे है। तो इसमें आपका नदी का नाम क्या आएगा, भागीरथी प्लस भिलंगना, इन्हीं पे है ना, ये भागीरथी नदी पे, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी पे है। ठीक है। टिहरी डैम हो गया। अगला लिखो दूसरा, दूसरी परियोजना है यहाँ पे भिलंगना, भिलंगना पावर प्रोजेक्ट, भिलंगना पावर प्रोजेक्ट। तो भिलंगना पावर प्रोजेक्ट भी कहाँ है, टिहरी में। और किस नदी पे होगा, नाम से ही पता चल रहा है किस नदी पे, भिलंगना नदी पे, भिलंगना नदी पे। ठीक है। तो ये दूसरी परियोजना है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरी परियोजना। अब ये तो आपको पता है कोटेश्वर बांध परियोजना, ये पेपर में भी आ चुका है, हाँ, कि कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है। तो कोटेश्वर बांध परियोजना है सर आपकी किस नदी पे, ये है सर आपकी भागीरथी नदी पे। ये पेपर में आ चुका है कि कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है, भागीरथी नदी पे। और कितने मेगावाट की है, 400 मेगावाट। ठीक है। अगर यहीं पर हम चौथी परियोजना पढ़े, तो इस परियोजना का नाम है कोटली भेल परियोजना, कोटली भेल परियोजना, कोटली भेल परियोजना। ये भी टिहरी में है, और किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। देवप्रयाग के बाद होगी ना, जहाँ से गंगा बन जाती है, उसी के बाद होगी ये। तो गंगा नदी पर है, कहाँ पर है, देवप्रयाग में है। ठीक है। अगली परियोजना की बात करते हैं।
अगली परियोजना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, झालाकोट परियोजना। कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की है। झालाकोट परियोजना, झालाकोट परियोजना। तो झालाकोट परियोजना भी टिहरी में, और इम्पोर्टेंट किस नदी पर है? ये नदी है धर्मगंगा नदी पर, धर्मगंगा नदी। तो झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? धर्मगंगा नदी पर। अगली परियोजना देखेंगे हम, इस नदी का नाम है, अच्छा, जाखना जल विद्युत परियोजना भी है यहाँ पे, जाखना, जाखना जल विद्युत परियोजना। ये भी कहाँ है? टिहरी में है। एक अगली परियोजना है और लास्ट परियोजना है, जिसका नाम है लंगरासू परियोजना, लंगरासू परियोजना। तो लंगरासू परियोजना भी आपकी टिहरी में है, टिहरी में है, ठीक है। और कहाँ पे है? अच्छा, किस नदी पे है? सबसे पहले तो ये है अगलाड़ नदी पे। किस नदी पे है? अगलाड़ नदी पर है, ठीक है। अब अगलाड़ नदी पर है, तो आपको पता है कहाँ पे होगा? टिहरी में एक जगह, ये नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ये मसूरी के निकट भी है जगह ना, नाग टिब्बा के समीप, ठीक है, वहीं पर ये परियोजना है। अब जो ये अगलाड़ नदी पे है, ये किसकी सहायक है? सर ये यमुना की सहायक नदी है। सर आपको पता है कि जो ये अगलाड़ नदी है, यहाँ पर एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम क्या है? मौड़ मेला, मौड़ मेला। और ये बहुत बार पेपरों में आ चुका है कि मौड़ मेला किस नदी पर लगता है? तो अगलाड़ नदी पर, इसी अगलाड़ नदी पर लंगरासू परियोजना है। और जो ये मौड़ मेला है, ये जो मौड़ मेला है, इस मेले में क्या है? इस मेले में मछली पकड़ी जाती है, मछली, मछली पकड़ी जाती है, मछली पकड़ी जाती है, मछली पकड़ी जाती है। अब सर ये ना बहुत बार पेपरों में आ चुका है, जौनसारी जनजाति इसमें क्या लेती है? भाग लेती है। तो ये टिहरी की कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी, और यहाँ हो गया टिहरी जनपद समाप्त। अब कल फाइनल क्लास आएगी टिहरी की, वो मैं पूरी पीडीएफ बना के रखी है मैंने, उसमें मैं उसी से पढ़ाऊंगा। उसमें होंगे टिहरी के महान व्यक्तित्व, जैसे विद्यासागर नौटियाल जी, सुंदरलाल बोगड़ा जी, श्रीदेव सुमन जी, है ना, इनके बारे में और भी हैं लोग, इनके बारे में हम जानकारी देंगे, इनकी रचनाएं, इनके पुरस्कार, क्या इन्होंने काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद टिहरी जिला हो जाएगा समाप्त, फिर बढ़ेंगे हम किसी अगले जिले की ओर। और दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगेन हैप्पी होली, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, मेरी बहुत बेस्ट विशेष है आपके साथ, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बस कंटिन्यूटी रखना। देखो, एक जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, उसके जीवन में सबसे बड़ा त्योहार पता कौन सा होता है? जिस दिन वो सिलेक्शन की फाइनल पीडीएफ में उसका नाम होता है, सबसे बड़ा त्योहार उसके लिए उसी दिन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप फील करते हो कि नहीं करते? सही बात है ना? ठीक है। तो दोस्तों, उस दिन के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, उस दिन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।